मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभी स्टडी क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस प्लेटफार्म से मैं हिंदी टीजीटी पीएचडी नेट जेआरएफ एवं हायर एजुकेशन की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हिंदी साहित्य की क्लास दे रहा हूँ और हिंदी साहित्य के क्रम में आधुनिक काल पे चर्चा चल रही है। तो आधुनिक काल में जो है मित्रों, आधुनिक काल के विकास के विषय में चर्चा चल रही है। इसके पहले 4 क्लास हमारी हो चुकी है और आज की क्लास में जो है हम लोग देखेंगे कि आधुनिक काल के विकास में सहायक महत्वपूर्ण संस्थान है। जैसा कि इसके पहले की क्लास 3-4 क्लास हो चुकी है हमारी, आधुनिक काल की भूमिका पर ही अभी चर्चा चल रही है। आधुनिक काल की शुरुआत कह सकते हैं कि नहीं हो पाई है। जैसे भारतीय युग से आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है, अभी भारतीय युग पे चर्चा नहीं हुई है। अभी इसके पहले जो है कि आधुनिक काल का नामकरण और आधुनिक काल की विशेषताएं, आधुनिक काल के विकास में कौन कौन सी संस्थाएं थी जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, आधुनिक काल के ही साथ साथ खड़ी बोली का विकास भी हम लोग देख रहे हैं कि जैसा कि आधुनिक काल से ही हम लोग जानते हैं कि खड़ी बोली का विकास भी माना जाता है। और इसके पहले जो है कि ब्रजभाषा और क्या कहते हैं कि जितना भी साहित्य, चाहे वह गद्य में रहा हो, पद्य में ही था, गद्य में तो था ही नहीं। जैसे कि भक्ति काल में, रीति काल में, आदि काल में गद्य बहुत कम ही मात्रा में मिलता है। तो आधुनिक काल से ही गद्य खड़ी बोली की शुरुआत होती है, गद्य साहित्य और खड़ी बोली की शुरुआत होती है। आधुनिक काल के पहले जो गद्य मिलता है नाम मात्र का मिलता है, वो भी ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसके पहले का जो साहित्य था वह एक तो जो है कि कहीं ना कहीं ब्रजभाषा में था और दूसरा जो है कि पद्य में ही ज़्यादा मिलता है, गद्य में नहीं मिलता है। तो गद्य और जो है कि खड़ी बोली का विकास, एक तरफ गद्य का विकास, दूसरे खड़ी बोली का विकास, हम लोग जो है कि आधुनिक काल से ही मान सकते हैं। और वो भी जो है आधुनिक काल में भारतीय युग में ब्रज और खड़ी बोली दोनों भाषाएं चलती रही। जैसा कि भारतीय युग में भी जो है कि पद्य की जो भाषा थी वो ब्रजी थी, लेकिन गद्य की जो भाषा थी वो खड़ी बोली हो चुकी थी। लेकिन द्विवेदी युग तक आते आते जो है कि गद्य और पद्य दोनों की भाषाएं जो है कि खड़ी बोली हो जाती हैं। तो वही जो है कि अभी हम लोग जो है कि आधुनिक काल में, आधुनिक काल के विकास में जो है कि जो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी उनके विषय में आज चर्चा होगी कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण संस्थाएं थी जिनका आधुनिक काल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसा कि गद्य के विकास में, गद्य के विकास क्रम को इसके पहले के वीडियो में देखा गया कि 4 महान विभूतियों का नाम आता है, फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम आता है कि किस तरह से जो है कि गद्य साहित्य का विकास आधुनिक काल में शुरू हुआ और वहाँ से उसमें जो है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या भूमिका रही, फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त लल्लूलाल और सदल मिश्र की क्या भूमिका रही। सदल मिश्र और लल्लूलाल के साथ ही जो है 2 महान विभूतियाँ और थी, नियाज, सदा सुखलाल नियाज और इंशाअल्लाह खां का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो हम लोगों ने जो है कि इसके पहले गद्य साहित्य का विकास क्रम देखा और आज का हमारा टॉपिक होगा कि आधुनिक काल के विकास में सहायक महत्वपूर्ण संस्थाएं। वो जो आधुनिक काल की जब शुरुआत हो रही थी तो उसमें जो है कि कुछ ऐसी संस्थाएं थी जिनका जो है कि इसके विकास क्रम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो उन्हीं संस्थाओं के विषय में हम लोग देखेंगे। संस्थाएं तो कई थी, लेकिन कुछ ही महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो महत्वपूर्ण थी, उनके विषय में हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सी संस्थाएं थी जिनका जो है कि गद्य साहित्य के विकास में या आधुनिक काल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो जैसा कि इन संस्थाओं के विषय में पहले क्रम पे जो है कि हम ब्रह्म समाज को देखते हैं। ब्रह्म समाज के विषय में देखेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई कहाँ थी, संस्थापक कौन था, क्या विशेषता थी इसकी, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, कैसे जो है कि ब्रह्म समाज ने जो है कि आधुनिक काल के विकास में अपना योगदान किया। ठीक है, तो इसी के साथ जो है जैसे कि ब्रह्म समाज हो गया और इसके बाद दूसरी संस्था है आर्य समाज। आर्य समाज के अलावा जो है कि प्रार्थना समाज और रामकृष्ण मिशन जैसी कुछ संस्थाएं थे जिनका जो है कि आधुनिक काल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, तो इन्हीं संस्थाओं के विषय में हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहली संस्था है हमारी जो है कि ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के विषय में देखेंगे कि ब्रह्म समाज के संस्थापक
राजा राम मोहन राय थे। सबसे पहली चीज आती है ब्रह्म समाज के विषय में जब चर्चा होती है तो ब्रह्म समाज के विषय में सबसे पहली चीज आती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज की ब्रह्म समाज यदि कोई संस्था थी, चाहे समाज सुधार के संदर्भ में ले लीजिए, चाहे आधुनिक काल के विकास के संदर्भ में ले लीजिए, चाहे समाज के संदर्भ में ले लीजिए, चाहे जो है कि भाषा के संदर्भ में ले लीजिए, चाहे साहित्य के संदर्भ में ले लीजिए, तो एक महत्वपूर्ण संस्था थी ब्रह्म समाज। तो सबसे पहली चीज यहाँ आ जाती है कि इसके संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। और इसके बाद दूसरी चीज आती है कि इन्होंने जो है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, समय पूछ लिया जाता है, महत्वपूर्ण संस्था है। सबसे पहला प्रश्न तो यही से यहाँ से बनता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कि राजा राम मोहन राय ने की थी। यहाँ से दूसरा प्रश्न बनता है कि इन्होंने जो है कि राजा राम मोहन राय ने यदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी तो कब की थी, कब इसकी स्थापना हुई थी। तो बहुत ही बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना मित्रों जो है कि 1828 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी, ये भी पूछ लिया जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। ठीक है। इसके बाद जो है कि इसका उद्देश्य, ब्रह्म समाज का क्या उद्देश्य था, क्यों ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था कर्मकांड एवं अंधविश्वास का निषेध करना। यानी उस समय जब जो है अंग्रेजों का शासन था और हमारा देश जो है एक तरफ तो जो है मुसलमानों और अंग्रेजों के प्रभाव या व्यवहार से कह सकते हैं, ठीक है, बुरी तरह से जो है कि प्रताड़ित हो रहा था। कुछ दिन तक तो जो है कि मुसलमान शासकों ने जो है कि प्रताड़ित किया, लूटा मारा, यहाँ से बहुत से ले गए लूट करके, बहुत से यहीं पर रह गए, अपना राज किए। तो इसके बाद जब उनसे थोड़ा सा फुर्सत मिली तो अंग्रेजों का शासन आ गया। अंग्रेजों ने भी जो है कि उसी तरह से जो है कि कहीं न कहीं दमन की नीति अपनाई। तो मुसलमानों से फुर्सत मिलने के बाद जो है तो एक तरफ अंग्रेजों के दमन की नीति में पढ़ करके पिस रहे थे भारतीय लोग, और दूसरे जो है कि हमारे यहाँ कर्मकांड अंधविश्वास आज भी हैं, खत्म नहीं हो गए हैं। प्रयास किया राजा राम मोहन राय जैसे कुछ महान लोगों ने, और इसी के साथ जो है कि जैसे दयानंद सरस्वती जैसे महान लोगों ने जो है कि बहुत प्रयास किया। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक और प्रार्थना समाज के संस्थापक आदि लोगों ने मिलकर के जो है कि बहुत प्रयास किया, और काफ़ी हद तक इन्हीं लोगों के योगदान के परिणाम स्वरूप जो है कि काफ़ी हद तक ख़त्म भी हुआ। लेकिन कह सकते हैं कि पूरी तरह से अभी ख़त्म नहीं हुआ। अंधविश्वास और यह जो है कि आडंबर कर्मकांड आज भी जो है कि हमारे समाज में बहुत अधिक मात्रा में जो है कि अभिव्यक्त, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसका उद्देश्य ही था कि कर्मकांड और अंधविश्वास का निषेध करना। यानी कर्मकांड क्या है, उनकी सच्चाई क्या है, अंधविश्वास तमाम जो है कि समाज में फैले हैं, जिसके चक्कर में जो है कि पढ़ करके लोग परेशान हो रहे हैं। अपनी रोजी रोटी का ख्याल नहीं है उनको, जो है कि सिर्फ उसी के चक्कर में पड़े हुए हैं कि नहीं इसको करना है, नहीं तो जो है कि देवी रूठ जाएंगी, देवता रूठ जाएंगे, भला इष्ट रूठ जाएंगे ना। तो इस तरह के जो है कि कुछ अंधविश्वास जो हमारे समाज में फैले थे, ऐसे कर्मकांड जो कि जो है कि समाज के लिए हानिकारक थे, ऐसे कर्मकांडों, ऐसे अंधविश्वासों को खत्म करना, इनका निषेध करना ही इसका उद्देश्य रहा। और इसके बाद वैदिक ज्ञान को महत्व, वैदिक ज्ञान को महत्व देना इसका उद्देश्य रहा। तो कि वेदों में जो चीजें बताई गई हैं उसको जो है कि महत्व देना इसका उद्देश्य था। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हमारा हुआ कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। दूसरा पॉइंट हुआ कि इसकी स्थापना हुई कहाँ थी, 1828 में। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। इसका उद्देश्य क्या रहा? कर्मकांड एवं अंधविश्वास का निषेध करना एवं वैदिक ज्ञान को महत्व भी देना इसका उद्देश्य था। ठीक है। इसके बाद जो है कि यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु बनता है कि ब्रह्म समाज जो संस्था थी, यहाँ से दो ठो पत्रिकाएं निकलती थी मित्रों। एक थी जो है कि ब्रह्म क्रांतिकल और दूसरी बंगदूत। ये पत्रिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि यह संस्था ही जो है कि समाज सुधार के क्षेत्र में जो है कि बहुत महत्वपूर्ण थी। तो ऐसे में यहाँ से दो पत्रिकाएं निकलती थी। पत्रिकाओं के विषय में पूछ लिया जाता है कि ब्रह्म क्रांतिकल और बंगदूत कहाँ से निकलती थी। तो ब्रह्म क्रांतिकल और बंगदूत जो है कि ब्रह्म समाज से ही निकलती थी। ठीक है। तो और इसके बाद बंगदूत के संदर्भ में एक पॉइंट बनता है
कि बंगदूत जो पत्रिका थी यह 4 भाषाओं में निकलती थी। इसकी विशेषता थी कि जो बंगदूत थी यह 4 भाषाओं में निकलती थी। भाषाएं कौन कौन सी थी? यह बंगला, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी। बंगला, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी, इन 4 भाषाओं में यह पत्रिका निकलती थी। ठीक है, अगली संस्था पे हम लोग आते हैं, देखते हैं दूसरी संस्था जिसका आधुनिक काल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा, वो थी जो है कि आर्य समाज। दूसरी संस्था कौन थी? आर्य समाज। तो आर्य समाज के संदर्भ में सबसे पहला पॉइंट बनता है, सबसे पहली चीज बनती है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, स्थापना इसकी की किसने थी? ठीक, तो आर्य समाज की स्थापना जो है कि दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने जो है कि आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके बाद जो है कि अगला पॉइंट बनता है कि संस्थापना वर्ष, दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी तो कब की थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मित्रों, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? लाहौर में हुई थी। ठीक है, अब एक प्रश्न जो है ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्थापना तो इसकी लाहौर में हुई थी। पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आर्य समाज की स्थापना तो लाहौर में हुई थी, लेकिन आर्य समाज का जो मुख्यालय था यह कहाँ पर था? मुंबई में। अब यह पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्थापना इसकी हुई थी लाहौर में, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ था? मुंबई में। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि स्थापना इसकी लाहौर में हुई थी, इसलिए बहुत मिस करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पॉइंट यहाँ से बनता है कि दयानंद सरस्वती जिन्होंने जो है कि आर्य समाज की स्थापना की थी, इनका मूल नाम अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर ही इनका मूल नाम था। और दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अक्सर यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत का मार्टिन लूथर किंग, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता था? तो भारत का मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा गया? तो भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा गया? दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती कौन थे? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इसका उद्देश्य तो ब्रह्म समाज की तरह ही आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? कि वेदों की ओर लौटो। वेदों को देखिए यहाँ पर भी जो है कि वैदिक ज्ञान को वरीयता दी गई, वैदिक ज्ञान को यहाँ पर भी महत्व दिया गया। ब्रह्म समाज में भी जो है कि वैदिक ज्ञान को महत्व दिया गया, कर्मकांड और अंधविश्वास का निषेध किया गया, लेकिन वैदिक ज्ञान को यहाँ पर भी महत्व दिया गया। और आर्य समाज में भी जो है कि वैदिक ज्ञान को महत्व दिया गया। वेदों की ओर लौटो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर भी जो है कि वैदिक ज्ञान को महत्व दिया गया। ठीक है, और इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। बहुत पूछ लिया जाता है, बहुत पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है मित्रों? तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की रचना है। ठीक है, तो ये 2 संस्थाओं के विषय में हुआ। एक बार फिर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। आधुनिक काल के विकास में महत्वपूर्ण संस्थाओं के अंतर्गत इन 4 संस्थाओं का नाम लिया जाता है। पहली संस्था है ब्रह्म समाज, दूसरी संस्था है जो है कि आर्य समाज, और तीसरी संस्था के रूप में हम देखते हैं कि प्रार्थना समाज का नाम आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, और इसी के साथ जो है कि रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, इन 4 संस्थाओं के विषय में हम लोग आधुनिक काल के विकास में सहायक महत्वपूर्ण संस्थाओं के अंतर्गत हम लोग इन 4 संस्थाओं को देखेंगे। पहली चीज है ब्रह्म समाज के विषय में हो गया, दूसरा आर्य समाज हो गया, तीसरी संस्था होगी हमारी प्रार्थना समाज, और चौथी संस्था क्या होगी? रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग प्रार्थना समाज की तरफ। प्रार्थना समाज मित्रों आगे देखते हैं। अगली संस्था है प्रार्थना समाज। अभी हम लोगों ने इसके पहले 2 संस्थाओं के विषय में देखा। आधुनिक काल के विकास में महत्वपूर्ण संस्थाएं जो थी, 2 संस्थाओं के क्रम में जो है कि सबसे पहली संस्था ब्रह्म समाज, और इसके बाद जो है कि आर्य समाज के विषय में। और इसके बाद आधुनिक काल के विकास में महत्वपूर्ण संस्थाओं के क्रम में अगली संस्था है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के विषय में हम लोग देखेंगे कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी?
प्रार्थना समाज के संदर्भ में सबसे पहला पॉइंट बनता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना यानी संस्थापक कौन रहे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है कि आत्मारंग पांडुरंग। इसकी स्थापना की किसने थी? आत्मारंग पांडुरंग ने। और इसके बाद लेकिन इसकी स्थापना तो आत्मारंग पांडुरंग ने की थी, लेकिन इसमें जो है कि बाद में जो है कि केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से जो है कि गोविंद रानाडे, जी.आर. भंडारकर और जी.जी. आगरकर आकर मिल जाते हैं। ठीक है। और इन्हीं के सहयोग से जो है कि यह संस्था जो है कि प्रभाव में आती है। संस्थापक भले ही जो है कि आत्मारंग पांडुरंग थे, लेकिन प्रभाव में आती है गोविंद रानाडे, जी.आर. भंडारकर और जी.जी. आगरकर के आने से, के सहयोग से कह सकते हैं, या इनके इस संस्था में शामिल होने से, इस संस्था में आने से यह संस्था तब प्रभावी होती है। ठीक है। तो इसके बाद स्थापना हुई थी कब इसकी? प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना इसकी हुई कहाँ थी? मुंबई में। ठीक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग, लेकिन जो है कि गोविंद रानाडे, जी.आर. भंडारकर और जी.जी. आगरकर के आने से यह संस्था प्रभाव में आती है। और इसके बाद जो है 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना हुई कहाँ थी? मुंबई से। हर पॉइंट से मित्रों समझ लीजिए कि हर एक पॉइंट से प्रश्न बनता है। फालतू की चीजें हम नहीं बता रहे अपनी वीडियो में। ठीक, अपनी क्लास में फालतू की चीजें नहीं बता रहे हैं, एकदम टू द पॉइंट, जहां से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं परीक्षा में। हाँ, एकदम फैक्ट चीजें जो है कि बता रहे हैं। सिर्फ आप लोग देखते जाइएगा ध्यान से, बस। तो पूछा जाता है, प्रश्न बनता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना हुई कब थी? 1867 में। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। ठीक है। जस्टिस रानाडे, महत्वपूर्ण पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि महाराष्ट्र का सुकरात, जस्टिस रानाडे यानी गोविंद रानाडे को जो है कि महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। बहुत प्रश्न यह बनता है मित्रों कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात जस्टिस रानाडे यानी गोविंद रानाडे को कहा जाता है। इसी के साथ जो है कि पश्चिम भारत में पुनर्जागरण के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। किसको? प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि पश्चिम भारत में पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो पश्चिम भारत में जब भी प्रश्न आए, पश्चिम भारत में पुनर्जागरण के जनक के रूप में जस्टिस रानाडे को ही जाना जाता है। और यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है कि महाराष्ट्र का सुकरात, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात गोविंद रानाडे या जस्टिस रानाडे कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था जाति प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा आदि कुरीतियों का विरोध करना था। आदि कुरीतियों को खत्म करना था। जैसे जाति प्रथा उस समय हमारे समाज में आज भी है, खत्म तो नहीं कर पाए बेचारे, लेकिन प्रयास इन्होंने बहुत अच्छा किया। काफी हद तक इन्हीं लोगों का योगदान रहा कि आज कम से कम जो है कि हर कास्ट का आदमी कम से कम साथ बैठने में शर्मा रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम बातें तो कर रहा है। नहीं तो उस समय उच्च कुल का, उच्च वर्ग का व्यक्ति निम्न वर्ग के व्यक्ति से जो है कि बात करना भी अपना अपमान समझता था। आज कम से कम बात तो कर रहे हैं। इन्हीं लोगों का योगदान रहा, इन्हीं महान विभूतियों, इन्हीं महान पुरुषों का योगदान। लेकिन आज भी जिस स्तर पे जाति प्रथा, जाति व्यवस्था हमारे यहाँ से खत्म होनी चाहिए थी, वो खत्म नहीं हो पाई। ठीक है। जबकि बहुत ही बड़ी समझिए कि बुराई है हमारे समाज के लिए, इसे खत्म करना चाहिए। तो इसका उद्देश्य, प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या रहा कि जाति प्रथा को खत्म करना, बाल विवाह का निषेध करना, मूर्ति पूजा जैसे जो है आडंबरों का निषेध करना। ठीक है। और इसी के साथ हिंदू समाज की कुरीतियों, जितनी भी कुरीतियां हिंदू समाज में जो है कि व्याप्त थी, उन सभी का विरोध करना, उन सभी को खत्म करने का प्रयास करना ही प्रार्थना समाज का उद्देश्य है। ठीक है। अगली संस्था के विषय में चलते हैं। रामकृष्ण मिशन है अगली संस्था। रामकृष्ण मिशन के विषय में देखेंगे। सबसे पहली चीज, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, जो कि एक उच्च कोटि के विद्वान थे बेचारे। ठीक है। और स्थापना की कहाँ थी इन्होंने इसकी? कलकत्ता में। कब की थी? 1897 ईस्वी में। तीनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद जी। और इसके बाद इसकी स्थापना हुई कहाँ थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने कहाँ पर की थी? तो कलकत्ता में। और इसके बाद कब की थी ये भी प्रश्न बनता है, तो 1897। अगला पॉइंट जो है कि और भी महत्वपूर्ण है कि इनका वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है कि
स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। और इसी के साथ इसका उद्देश्य 16 वाली नहीं 13, ठीक है, 16 वाली पीजीटी परीक्षा में शायद पूछा गया प्रश्न है कि धर्म सुधार हेतु दलित नारायण की सेवा करना, इसका उद्देश्य क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रामकृष्ण किस संस्था का उद्देश्य था? इस तरह से यह प्रश्न बना था, पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है ना, कि रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या था? तो धर्म सुधार हेतु दलित नारायण की सेवा करना। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज का हमारा पॉइंट, आज की हमारी हेडिंग रही कि आधुनिक काल के विकास में सहायक महत्वपूर्ण संस्थाएं। तो ये जो है कि मित्रों आधुनिक काल के विकास में महत्वपूर्ण संस्थाओं के विषय में हुआ। तो आधुनिक काल के विकास में 4 महत्वपूर्ण संस्थाओं के विषय में बताया गया, और इन संस्थाओं का जो है कि आधुनिक काल के विकास में क्या योगदान रहा, और इनके संस्थापक कौन रहे, स्थापना कहाँ हुई, समय क्या रहा, इनकी विशेषताएं क्या रही, इनका उद्देश्य क्या रहा, क्या योगदान रहा इनका आधुनिक काल के विकास में, या जो है कि समाज सुधार को लेकर के क्या योगदान रहा समाज को सुधारने में इनका। तो इन सारी चीज़ों को आज आप लोग देखा। फिर अगली क्लास में जो है कि अगली क्लास में जो है कि शुरुआत होगी फिर आधुनिक काल में भारतीय युग से, भारतीय युग की शुरुआत होगी अब जो है कि अगली क्लास में। तो इसलिए आप लोग जो है कि बिना क्लास को मिस किए रेगुलर तरीके से जो है कि वीडियो हमारा देखते जाइएगा, और इसके बाद फिर हमारी जिम्मेदारी है ना, एक भी पॉइंट जो है छूटने नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तक आप लोग देख रहे हैं कि 4 वीडियो हो चुका है, और अभी जो है कि भूमिका बन रही है आधुनिक काल की। अब अगले वीडियो से, कल से जो आपको वीडियो मिलेगा वहाँ जो है कि भारतीय युग की शुरुआत होगी, और एक भी पॉइंट आप लोगों से नहीं छूटेगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं होने पाएगा। बट ज़रूरत है रेगुलरिटी की, रेगुलरिटी को आप लोग बनाए रखिएगा। तो अगला पॉइंट होगा हमारा, अगली हेडिंग होगी हमारी भारतीय युग। अगली वीडियो में जो है कि फिर भारतीय युग से शुरुआत होगी मित्रों। और इसी के साथ जो है, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं मित्रों, निश्चित रूप से आप लोग जो है कि अपने मित्रों के पास जो है कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से करवाइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।